गुड मॉर्निंग। केपी कॉलेज की ऑनलाइन क्लास में आप सभी का स्वागत है। आज हम थर्ड चैप्टर के बाद रक्त के अंदर हम रक्त वर्ग के बारे में पढ़ेंगे। अभी तक हमने जो पढ़ा था वो था रक्त कैसे क्या होता है, रक्त की जो परिचय के बारे में हमने जानकारी ली थी। उसके अलावा जो रक्त के कार्य थे, रक्त की संरचना थी, इतना अभी हमने पढ़ा था। आज हम पढ़ने जा रहे हैं रक्त वर्ग, यानी कि रक्त कितने प्रकार का होता है उनके बारे में। सबसे पहले रक्त वर्ग के बारे में जानने से पहले ये बहुत ज़रूरी हो जाता है कि उसमें हम ये समझें कि रक्त के अंदर कौन सा तत्व ऐसा पाया जाता है जिसकी वजह से इन रक्त वर्गों को अलग अलग भागों में बांटा गया, यानी कि रक्त की जो अलग अलग प्रकृति बताई गई है। रक्त में हमने कल पढ़ा था कि रक्त में जो दो तरह की कणिकाएं पाई जाती हैं, लाल रक्त कणिकाएं और श्वेत रक्त कणिकाएं। लाल रक्त कणिकाएं जिनको हम आरबीसी भी कहते हैं, उन्हीं आरबीसी में एंग्लूटिनोजेंस नामक एक तत्व पाया जाता है। इसी तत्व के आधार पर रक्त वर्ग में रक्त को विभिन्न वर्गों में बांटा गया, यानी कि यह तत्व की उपस्थिति और अनुपस्थिति के आधार पर इनको 4 भागों में बांटा गया है। वैसे तो हम देखें अगर तो रक्त को देखने पर रक्त कैसा दिखाई देता है, लाल रंग का होता है, द्रव रूप में होता है। परंतु वास्तव में रक्त विभिन्न व्यक्तियों में भिन्न भिन्न प्रकार का होता है, यानी कि प्रत्येक प्राणी में एक समान का रक्त नहीं पाया जाता है। यानी कि प्रत्येक व्यक्ति के अंदर अलग अलग प्रकृति के रक्त पाए जाते हैं। रक्त का वर्गीकरण ही रक्त वर्ग कहलाता है, यानी कि रक्त का जो वर्गीकरण है उसी को ही रक्त वर्ग कहते हैं, जो कि आज हम पढ़ेंगे। रक्त वर्ग का वर्गीकरण लाल रक्ताणु, यानी कि जो लाल रक्त कणिकाएं हैं उनमें एंग्लूटिनोजेंस की उपस्थिति के आधार पर होता है। इस तरह रक्त वर्ग को प्रमुख रूप से देखा जाए तो 4 भागों में बांटा गया है। पहला है रक्त वर्ग ए, दूसरा है रक्त वर्ग बी, फिर है रक्त वर्ग सी ए बी, यानी कि जो तीसरा है उसका नाम है रक्त वर्ग ए बी, और जो फोर्थ है वो है रक्त वर्ग ओ। तो सबसे पहले हम आज पढ़ेंगे रक्त वर्ग ए। रक्त वर्ग ए का तात्पर्य है कि यानी कि जो लाल रक्त कणिकाएं हैं, जो कि रक्त वर्ग ए व्यक्ति के जो लोग होते हैं उनमें जो लाल रक्त कणिकाएं होती हैं उनमें एंग्लूटिनोजेंस जो पदार्थ है, यानी कि जो तत्व हैं वो ए तथा रक्तवारी में एंटी बी समूह के जो एंग्लूटिनिन होते हैं, यानी कि जो रक्तवारी हैं उनके अंदर एंग्लूटिनिन रक्तवारी के अंदर एंग्लूटिनिन जो पाया जाता है उसी की उपस्थिति के आधार पर रक्त वर्ग ए जो होता है उसमें उसको रक्त वर्ग ए में बांटा गया है। इस रक्त वर्ग का जो व्यक्ति होता है वो ए और रक्त वर्ग, यानी कि जो सिर्फ अपने ही वर्ग के, यानी कि रक्त वर्ग ए के जो व्यक्ति हैं उनसे और रक्त वर्ग ओ के जो व्यक्ति हैं उनसे ही रक्त ले सकता है। यानी कि अगर सामान्य तौर पे समझा जाए तो जैसे कि इस वर्ग के जो व्यक्ति हैं, यानी कि ए रक्त वर्ग के जो व्यक्ति हैं उनकी जो लाल रक्त कणिकाएं होती हैं उन लाल रक्त कणिकाओं में एंग्लूटिनोजेंस ए और रक्तवारी के अंदर एंग्लूटिनिन जो तत्व होते हैं ये पाया जाता है। इसी रक्त वर्ग के जो व्यक्ति है, यानी कि जो रक्त वर्ग ए के जो व्यक्ति है वो सिर्फ अपने ही वर्ग के व्यक्ति, यानी कि सिर्फ ए प्रकृति वाले जो रक्त वर्ग के व्यक्ति हो गए उनसे ही रक्त ले सकते हैं, और ये जो दूसरे जो होते हैं रक्त वर्ग ओ वाले जो व्यक्ति हैं उन्हीं से अपने अगर रक्त की आवश्यकता है तो ले सकते हैं। तथा ए और ए बी व्यक्ति को रक्त दे सकते हैं, और जो इस रक्त वर्ग के जो व्यक्ति हैं वो अपने ही प्रकृति के जो व्यक्ति यानी कि रक्त वर्ग जिनका ए पाया जाएगा उनको ये रक्त प्रदान कर सकेंगे। उसके अलावा ये जो ए बी फैक्टर वाले जो रक्त वर्ग वाले जो व्यक्ति होते हैं उनको रक्त प्रदान कर सकते हैं। यानी कि अगर सिंपल शब्दों में समझा जाए, रक्त वर्ग ए जो किनसे रक्त ले सकते हैं, एक तो रक्त वर्ग ए से ले सकते हैं अपना रक्त, और दूसरा रक्त वर्ग ओ से, इनसे तो रक्त लेंगे।
ठीक है, ये तो हो गया कि रक्त वर्ग ए वाले जो व्यक्ति हैं वो सिर्फ अपने ही वर्ग के व्यक्ति से और ओ वर्ग वाले जो व्यक्ति हैं उनसे रक्त को ले सकते हैं। अब जो रक्त वर्ग ए वाले जो व्यक्ति हैं वो किन को रक्त दे सकते हैं, यानी कि अगर किसी को ज़रूरत है तो उसको रक्त देना होता है तो उस समय किन को दे सकते हैं, अपने ही वर्ग के जो व्यक्ति हैं रक्त वर्ग ए को देंगे, और उसके अलावा रक्त वर्ग ए बी के जो होंगे उन्हीं को ये रक्त प्रदान कर सकेंगे। यानी कि लेने के लिए तो अपने ही प्रकृति के ए वालों से और ओ वालों से लेंगे, और देने के लिए अपने ही प्रकृति के वर्ग वाले जो ए है उनको और ए बी ग्रुप वाले जो रक्त वर्ग वाले व्यक्ति हैं उनको दे सकेंगे। अगला हम पढ़ेंगे रक्त वर्ग बी, यानी कि जो रक्त वर्ग बी समूह के जो व्यक्ति हैं वे इस रक्त वर्ग के व्यक्ति में एंग्लूटिनोजन बी, इनके अंदर जो एंग्लूटिनोजन होता है बी पाया जाता है। उसके अलावा एंग्लूटिनिन एंटी ए होता है, इसके अलावा इसके अंदर एंग्लूटिनिन एंटी ए पाया जाता है। इस रक्त वर्ग का व्यक्ति रक्त वर्ग बी और ओ को रक्त ग्रहण कर सकता है, यानी कि जो रक्त वर्ग बी वाले हैं वो अपने ही प्रकृति के जो रक्त वर्ग बी वाले होंगे उनसे रक्त ले सकेगा। उसके अलावा ये जो रक्त वर्ग ओ वाले जो व्यक्ति होते हैं उनसे रक्त को ले सकते हैं। अब ये तो बात हो गई कि किन से अपने ये रक्त ले सकेंगे। उसके अलावा ये रक्त किन को दे सकेगा, अपने ही प्रकृति के जो लोग होंगे, यानी कि बी प्रकृति वाले जो रोग होंगे उनको ये रक्त प्रदान कर सकेंगे। और अगर उनको उसके अलावा किसी और को रक्त प्रदान करना है तो वो होते हैं रक्त वर्ग ए बी वाले व्यक्ति को ये रक्त दे सकेंगे। यानी कि इसको भी एक बार डायग्राम से समझ लेते हैं अच्छे से। रक्त वर्ग बी किसको कहाँ से रक्त लेना रक्त वर्ग बी से और रक्त वर्ग ए बी वाले से, इनसे तो ये रक्त ले सकते हैं। अब जिनको देना है तो देने के लिए रक्त वर्ग बी को दे सकते हैं, सॉरी इधर आ जाएगा ओ, रक्त वर्ग ओ से ले सकते हैं, और देने के लिए रक्त वर्ग ए बी। तो रक्त वर्ग बी समूह के जो व्यक्ति हैं रक्त वर्ग बी वालों को ले सकते हैं और रक्त वर्ग ओ वालों से ले सकते हैं। अगर ये रक्त किसी को देते हैं तो रक्त वर्ग सिर्फ बी वालों को देंगे और रक्त वर्ग ए बी वाले जो व्यक्ति होंगे उनको ही रक्त प्रदान कर सकेंगे। तीसरा हम पढ़ेंगे रक्त वर्ग ए बी फैक्टर वाले। इस रक्त वर्ग वाले व्यक्ति में एंग्लूटिनोन ए और बी दोनों ही उपस्थित होते हैं, यानी कि इनके अंदर जो रक्त फैक्टर एंग्लूटिनोन पाया जाता है उसमें ए और बी दोनों ही प्रकृति के तत्व होते हैं, परंतु इनमें एंग्लूटिनिन की अनुपस्थिति होती है, यानी कि इनके अंदर एंग्लूटिनिन जो तत्व है वो नहीं पाया जाता है। इस रक्त वर्ग वाला व्यक्ति सभी रक्त वर्ग वाले व्यक्ति से रक्त ग्रहण कर सकता है, यानी कि जो ए बी फैक्टर वाले व्यक्ति हैं वो ए वाले से भी रक्त ले सकते हैं, बी वाले से भी ले सकते हैं और ओ वाले से भी रक्त को ग्रहण कर सकते हैं, परंतु रक्त सिर्फ अपने ही रक्त वर्ग वाले व्यक्ति को दे सकते हैं। यानी कि जब ये रक्त प्रदान करते हैं तो सिर्फ रक्त वर्ग ए बी वाले जो व्यक्ति रहेंगे उनको दे सकेंगे। इसलिए ए बी रक्त वर्ग वाले को सार्वत्रिक प्राप्तकर्ता कहते हैं। सार्वत्रिक प्राप्तकर्ता यानी कि ये सभी से रक्त ले सकते हैं, ए वाले से भी ले सकते हैं, बी वाले से भी ले सकते हैं और ओ वाले से भी ले सकते हैं, लेकिन देने के समय सिर्फ अपने ही वर्ग के जो व्यक्ति होंगे उनको दे सकेंगे। यानी कि रक्त वर्ग ए बी जो हैं वो ए से ले सकते हैं, बी से ले सकते हैं और ए बी वालों से रक्त को ले सकते हैं और देने यानी कि सार्वत्रिक इनको प्राप्तकर्ता कह सकते हैं, क्योंकि ये सभी से ले रहे हैं और देने के समय सिर्फ ये जिनको देते हैं वो होता है सिर्फ ए बी फैक्टर वाले जो व्यक्ति हैं उनको ए बी वर्ग वाले व्यक्ति जो हैं ब्लड दे सकते हैं, इसके ले सकते हैं। इसके अलावा ये किन्हीं से भी दे सकते हैं, इनके अलावा ये किसी को भी रक्त जो है वो दे नहीं सकते हैं।
अगला जो है रक्त वर्ग ओ। रक्त वर्ग ओ वाले व्यक्ति को सार्वत्रिक दाता भी कहा जाता है। सार्वत्रिक दाता, दाता का मतलब होता है देने वाला, यानी कि जो रक्त वर्ग ओ वाले व्यक्ति होते हैं ये सभी को अपना रक्त प्रदान कर सकते हैं। इस वक्त रक्त वर्ग वाले व्यक्ति में एंग्लूटिनिन तथा एंग्लूटिन एंटी ए तथा एंटी बी पाया जाता है। इनके अंदर एंटी ए और एंटी बी जो तत्व है वो पाया जाता है, परंतु एंग्लूटिनोजन का अभाव होता है। इनमें एंटीनिन पाया जाता है, एंग्लूटिनोजन नहीं होता है। यह रक्त वर्ग सभी रक्त वर्गों ए बी और ओ व बी को रक्त दे सकता है, यानी कि ये जो सभी रक्त वर्ग हैं ए बी और ओ, इन सभी चारों को ये वर्ग वाले व्यक्तियों को रक्त को प्रदान कर सकता है। इसीलिए इनको इसी रक्त वर्ग वाले जो व्यक्ति हैं उनको सार्वत्रिक दाता का नाम दिया गया। सार्वत्रिक दाता का नाम देने का कारण यही है कि ये सभी को अपना रक्त प्रदान कर सकते हैं। लेकिन अगर रक्त वर्ग ओ वाले व्यक्ति को अगर रक्त लेना है तो सिर्फ ये अपने ही प्रकृति के वर्ग वाले जो व्यक्ति होंगे उनसे रक्त ले सकेंगे, इसके अलावा ये किसी से भी रक्त को नहीं ले सकते हैं। अब आ जाता है रक्तांतरण। रक्तांतरण का मतलब होता है कि ब्लड का जो ट्रांसफ्यूशन होता है वो किस प्रकार से होता है, यानी कि अगर किसी व्यक्ति को रक्त का ट्रांसफ़र करना है तो वो किस प्रकृति को ध्यान में रखते हुए, किन चीज़ों को ध्यान में रखते हुए किया जाएगा। अब पढ़ेंगे हम रक्तांतरण। रक्तांतरण का मतलब होता है कि रक्त का ट्रांसफ़र करना, यानी कि रक्त का स्थानांतरण करना। यानी कि एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति को रक्त प्रदान करना। अब कई बार हम देखते हैं कि किसी व्यक्ति की कोई दुर्घटना हो गई, कोई एक्सीडेंट हो गया या कहीं गिर जाने की वजह से सर में कोई भारी चोट लग गई या किसी स्थान पे भी भारी चोट लग सकती है। तो ऐसी स्थिति में क्या हो जाता है कि अगर ज़्यादा चोट लगने पर शरीर से अधिक मात्रा में रक्त का बहना शुरू हो गया। अब जो रक्त अधिक मात्रा में शरीर से बाहर निकलते हैं तो ऐसी स्थिति में क्या होता है कि उनके शरीर में रक्त की कमी हो जाती है। तो उस समय उस व्यक्ति को अन्य व्यक्ति से रक्त का दिया जाना बहुत ही ज़रूरी होता है, ताकि उसके शरीर में जो रक्त की कमी हुई है उसको पूरा किया जा सके। तो इसको पूरा करने के लिए हम किसी भी व्यक्ति से रक्त लेते हैं तो कई बार कई बातों का ध्यान रखना पड़ता है। उन चीज़ों के बारे में अब हम पढ़ेंगे। रक्त हमारे जीवन के सभी कार्यों के लिए नितांत आवश्यक है। नितांत यानी कि बहुत ही ज़्यादा जरूरी होता है। इसी के द्वारा पोषक तत्व, यानी कि हमने पहले पढ़ा था कि रक्त का प्रमुख कार्य है कि पोषक तत्वों को शरीर के विभिन्न भागों में पहुंचाना। उसके अलावा जो हम श्वसन के दौरान ऑक्सीजन गैस ग्रहण करते हैं वो भी हमारे शरीर में पहुंचाने का कार्य रक्त ही करता है। विभिन्न प्रकार के विकारों इत्यादि का संवहन तथा अन्य प्रकार का कार्य करना। रक्त का जो अगला कार्य रहता है वो क्या होता है कि विभिन्न प्रकार के विकारों का संवहन करना, यानी कि कोई भी प्रकार का दोष है, विकार है या कोई बीमारी उत्पन्न हो रही है तो उसको शरीर से बाहर निकालना वगैरह, रोगों को दूर करने का कार्य भी रक्त करता है। यह शरीर के विभिन्न ऊतकों एवं कोशिकाओं को पोषण करता है। रक्त का जो कार्य था वो था ऊतकों और कोशिकाओं को पोषण प्रदान करना। परंतु कभी कभी जैसे भारी चोट लग गई, दुर्घटना हो गई या ऑपरेशन होना, या कई बार व्यक्ति किसी कारणवश जल जाते हैं, गर्भपात हो जाता है। गर्भपात का मतलब होता है कि शिशु के जन्म से पहले ही शिशु का माँ के शरीर में मर जाना या जैसे गर्भ का गिर जाना। उस समय क्या हो जाता है कि उसके शरीर से बहुत अधिक मात्रा में जो है रक्त का शरीर से बाहर बहाव हो जाता है, यानी कि बाहर निकल जाता है। तो ऐसी परिस्थिति जो होती है बहुत ही अधिक भयंकर स्थिति रूप ग्रहण कर सकती है, यानी कि उस समय उस व्यक्ति को रक्त दिया जाना बहुत ही ज़्यादा जरूरी हो जाता है, जिससे कि रोगी की जान को बचाया जा सके, यानी कि जीवन को बचाए जाने के लिए रक्त को दिया जाना बहुत ही जरूरी है।
परंतु प्रत्येक व्यक्ति का रक्त हर व्यक्ति को मिल जाए ये कोई ज़रूरी नहीं है। अब रक्त स्थानांतरण के लिए बहुत ज़रूरी है कि जो रक्त वर्ग हैं, यानी कि जो हमने पढ़े थे अभी ए बी और ओ वर्ग, जो हमने अभी 4 वर्ग पढ़े थे, इन चारों वर्ग में से जो कोई भी व्यक्ति है अगर वो ब्लड ले रहा है तो उसमें सबसे पहले उनके रक्त की जो प्रकृति है, यानी कि उनके शरीर में कौन सा रक्त पाया जा रहा है, रक्त कौन से वर्ग का रक्त है, ए है, ए बी है, बी है या ओ प्रकृति का है, इनकी जांच की जानी बहुत ज़रूरी है। यानी कि सबसे पहले तो रोगी व्यक्ति की ब्लड की जाँच की जाएगी, उसके पश्चात उसको जिस प्रकृति का रक्त चाहिए वो दिया जाएगा। अब मान लीजिए अगर ए रक्त वर्ग का रोगी है, उसको ए वर्ग का चाहिए तो उसको सिर्फ ए वर्ग वाले से ही रक्त प्राप्त किया जा सकता है, या ए बी रक्त वर्ग वाले जो व्यक्ति हैं उनसे रक्त वो ले सकता है। अगर ए बी प्रकृति वाला व्यक्ति हुआ तो वो ए से भी ले सकेगा और बी से भी ले सकेगा, उसके अलावा अपने रक्त वर्ग यानी कि ए बी वाले व्यक्ति से भी ये रक्त को ले सकेगा। अगर रक्त वर्ग बी वाला व्यक्ति है तो वो बी वर्ग वाले से एवं ए बी रक्त वर्ग वाले व्यक्ति से अपने रक्त को प्राप्त कर सकता है। और ओ वर्ग वाला अगर व्यक्ति है तो वो केवल सिर्फ ओ वर्ग वाले व्यक्ति से ही रक्त को प्राप्त कर सकेगा, यानी कि वो किसी और से रक्त को नहीं ले सकता है। यानी कि सबसे पहले रक्त वर्ग की जांच की जानी चाहिए और जो वर्ग है उसी के अनुसार ये जो अपने रक्त को ग्रहण कर सकते हैं। अब रक्त वर्ग की जांच के अलावा सबसे पहले ये भी देखना जरूरी है कि जिस व्यक्ति से रक्त लिया जा रहा है वो किसी बड़े रोग से ग्रसित ना हो या स्वयं उसके जो शरीर में है रक्त की कमी ना हो। अगर कोई व्यक्ति मान लीजिए किसी संक्रमित रोग से ग्रसित है या उसके जो रक्त में किसी प्रकार के कोई हानिकारक तत्व मौजूद हैं, तो अगर बिना जांच किए किसी भी वर्ग के व्यक्ति को रक्त दिया जाता है तो ऐसी स्थिति में वो संक्रमण उस व्यक्ति रोगी व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति को भी मिल सकता है। इसलिए इन सभी चीज़ों का ध्यान रखना बहुत ही जरूरी है। रक्त वर्ग रोगी के रक्त वर्ग से मिलाया जाना जरूरी है। इसी के अलावा लाल रक्त कणिकाओं में एंग्लूटिनोजेंस होता है तथा रक्त वारी में एंग्लूटिनिन पाया जाता है। यह एंग्लूटिनोजेंस अगर रक्त दाता तथा रक्त प्राप्तकर्ता के रक्त से मिलकर किसी भी प्रकार का अवशेष नहीं बनाता है तो रक्तांतरण संभव है। यानी कि एंग्लूटिनोजन और एंग्लूटिनिन जो है ये दोनों रक्त वर्ग में अलग अलग पाया जा रहा है। अगर उनको मिलाने पर अगर किसी भी प्रकार का कोई तत्व नहीं बनता है तो रक्त किसी रोगी व्यक्ति को दिया जा सकता है। लेकिन एंग्लूटिनोजेंस और एंग्लूटिनिन की अगर उपस्थिति की वजह से कोई नया पदार्थ अवशेष बन रहा है तो ऐसी स्थिति में क्या हो जाता है कि रक्तवारी के रक्त वाहिनियों के अंदर रक्त के अंदर रक्त जम जाता है। तो रक्त के जमने की वजह से थक्का बन जाएगा और रक्त का प्रवाह आगे नहीं हो पाएगा। तो ऐसी स्थिति में व्यक्ति की मृत्यु हो सकती है। यानी कि ऐसी स्थिति में रक्त को नहीं चढ़ाया जा सकता है। यह रक्तांतरण का कार्य सुयोग्य डॉक्टर की देखरेख में होना चाहिए। यानी कि रक्त का अगर ट्रांसफ़र किया जा रहा है तो एक अच्छे डॉक्टर या सुयोग्य जो डॉक्टर हैं उसी की देखरेख में होना चाहिए। अन्यथा रोगी को लाभ के बदले हानि भी हो सकती है। यानी कि अगर उसको दूषित रक्त चढ़ाया गया या कोई भी रोग से ग्रसित व्यक्ति का रक्त चढ़ाया गया तो वो भी उस रोग से ग्रसित होने की संभावना में रहता है। साथ ही साथ रक्तदाता को उपदंश, एड्स इत्यादि की बीमारी नहीं होनी चाहिए। एड्स जो होती है बहुत ही संक्रमित बीमारी जिसका कोई भी इलाज संभव नहीं है। यानी कि अगर किसी व्यक्ति को एड्स है और ऐसी स्थिति में उसका रक्त अगर किसी रोगी व्यक्ति को दिया जा रहा है तो उस रोगी व्यक्ति को भी एड्स होने की संभावना हो सकती है। और एड्स जो बीमारी है उसका किसी भी प्रकार का कोई इलाज अभी तक नहीं मिला है। यानी कि अगर वो एड्स किसी रोगी व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति को अगर मिल जाता है के माध्यम से तो उस व्यक्ति की भी जान जाने के खतरा रहता है। स्वस्थ व्यक्ति का ही रक्त जो है हमेशा दान किया जाना चाहिए। ए बी रक्त वर्ग का मनुष्य सबसे खून ग्रहण करने वाला होता है। हमने पढ़ा था कि जो ए बी रक्त वर्ग वाले व्यक्ति हैं ये सार्वत्रिक प्राप्त करता है। यानी कि सबसे रक्त ले सकते हैं, सबसे रक्त लेने वाले।
और जो रक्त वर्ग ओ वाले जो व्यक्ति हैं वो सार्वत्रिक दाता कहलाते हैं। दाता यानी कि रक्त सभी को दे सकते हैं, लेकिन ओ वर्ग वाले कभी भी किसी से भी रक्त नहीं ले सकते हैं, ये सिर्फ ओ वर्ग वाले से ही रक्त को ले सकते हैं। अगला हम पढ़ेंगे रिसर्च फैक्टर जो है RH फैक्टर। RH फैक्टर भी है जो बहुत ही अति महत्वपूर्ण होता है, यानी कि अगर रक्त का स्थानांतरण एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में किया जा रहा है तो ऐसी स्थिति में RH फैक्टर का जो रिसर्च है वो करनी बहुत ही ज़रूरी रहती है, क्योंकि ये RH फैक्टर होते हैं बहुत ही अधिक मात्रा में महिला पुरुष या जो संतति हैं उन सभी को बहुत ही अधिक मात्रा में प्रभावित करते हैं। रक्तांतरण के लिए केवल रक्त वर्ग की आवश्यकता नहीं पड़ती, बल्कि 85% लोगों में RH फैक्टर भी पाया जाता है। यानी 85% लोग ऐसे हैं, 85% लोग ऐसे हैं जिनमें RH फैक्टर पाया जाता है। जिन व्यक्तियों के रक्त में RH फैक्टर होता है उन्हें RH प्लस कहते हैं, यानी कि जिनमें RH फैक्टर पाया जाएगा उन्हें RH प्लस यानी कि धनात्मक कहा जाएगा, यानी कि पॉजिटिव कहा जाएगा। जिनके अंदर RH फैक्टर पाया जा रहा है उनको RH पॉजिटिव कहते हैं, और जिनके अंदर RH फैक्टर नहीं पाया जा रहा है उनको RH नेगेटिव कहा जाता है। RH पॉजिटिव वाला व्यक्ति तथा RH नेगेटिव वाले व्यक्ति का आपस में रक्त हस्तांतरण निषेध है, यानी कि जो RH पॉजिटिव जो व्यक्ति है वो RH नेगेटिव वाले व्यक्ति को रक्त नहीं दे सकता है, और ना ही RH नेगेटिव वाला व्यक्ति RH पॉजिटिव वाले व्यक्ति को रक्त दे सकता है, क्योंकि रक्तांतरण के फलस्वरूप रक्त कोशिकाओं में हीमोलाइज्ड होता है, यानी कि मर जाएगी और व्यक्ति की मृत्यु हो जाएगी। अगर जैसे कि हम देखते हैं अगर RH जो पॉजिटिव व्यक्ति है वो अगर RH नेगेटिव व्यक्ति को रक्त देने पर हीमोलाइज्ड हो जाता है, यानी कि जो हीमोग्लोबिन होते हैं वो सही प्रकार से प्रक्रिया नहीं कर पाते हैं, और हीमोलाइजेशन की प्रक्रिया होने की वजह से जो रक्त कणिकाएं हैं वे नष्ट हो जाती हैं, यानी कि रक्त कणिकाएं मर जाएगी और व्यक्ति की मृत्यु संभव है। अगर जैसे कोई गर्भवती महिला है, मान लीजिए अगर कोई लेडी है जो प्रेग्नेंट है और वो अगर RH नेगेटिव है तथा पिता अगर RH पॉजिटिव है, मान लीजिए जो पिता RH पॉजिटिव है और महिला RH नेगेटिव है, तो ऐसी स्थिति में गर्भ शिशु जो है वो RH पॉजिटिव होगा, और ऐसी स्थिति में माँ का रक्त गर्भस्थ शिशु में जाने के बाद रक्त हीमोलाइसिस हो जाएगा और उसके कारण गर्भपात हो सकता है। यानी कि अगर पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों की स्थिति उत्पन्न होती है, दो हीमोलाइजेशन की प्रक्रिया होती है, और ऐसी स्थिति में जो संतति उत्पन्न होने वाली होती है वो भी RH फैक्टर यानी कि पॉजिटिव होती है, तो वो उसमें गर्भ में ही उसकी मृत्यु होना संभव होता है। परंतु अगर बच्चा जीवित भी अगर पैदा हो गया तो बहुत ही अधिक जैसे देखा जाए हानिकारक रक्त अल्पता होती है, यानी कि गंभीर रक्त अल्पता से ग्रसित हो सकता है। कभी कभी माँ की मृत्यु भी हो सकती है, और अगर ऐसी स्थिति उत्पन्न हो जाए कि RH फैक्टर वाली जो महिलाएं अगर गर्भ ग्रहण करती हैं, नेगेटिव महिलाएं, तो ऐसी स्थिति में उनके स्वयं की मृत्यु होना भी संभव है। बहुत बार ऐसा देखा जा सकता है। RH नेगेटिव माँ के लिए होना अत्यंत ही खतरनाक है, परंतु अगर RH नेगेटिव माँ तथा पिता दोनों ही हैं, अगर दो माता और पिता दोनों ही नेगेटिव हैं, तो ऐसी स्थिति में स्वास्थ्य पर कोई भी बुरा असर नहीं पड़ेगा, यानी कि जो शिशु होगा उत्पन्न होगा वो संतति एकदम स्वस्थ कही जा सकती है। अब हम पढ़ेंगे रक्त अल्पता के बारे में।
रक्त अल्पता यानी कि खून की कमी। खून की कमी अगर सामान्य तौर से देखी जाए तो सही प्रकार से पोषण ना मिलने की वजह से भी हो सकती है। कई बार क्या होता है कि जो ग्रामीण इलाकों में वगैरह है, जो कि माता पिता बहुत ही जैसे गरीब हैं, तो ऐसी स्थिति में वो अपने शिशु को सही प्रकार से पोषण नहीं दे पाते हैं। सही प्रकार से पूरा भोजन नहीं दे पाने की वजह से शिशु को जो अपनी बढ़ती उम्र में जिन पोषक तत्वों की आवश्यकता होती है वो नहीं मिल पाती है। अब भोजन पूरा नहीं ले पा रहे हैं, पोषक तत्व नहीं ले पा रहे हैं, तो उनमें जो है खून की कमी देखी जा सकती है। इसके अलावा जैसे कि बढ़ती उम्र के बच्चे हैं, आजकल फैशन के चक्कर में हरी सब्जियां वगैरह खाना कम पसंद करते हैं, या ज़्यादातर घर से बाहर तला भुना वगैरह है ऐसी चीज़ें खाना पसंद करते हैं, सिगरेट वगैरह, स्मोकिंग वगैरह इस तरह के कार्य करते हैं, तो जो अपना वो भोजन है पूरा नहीं ले पा रहे हैं। या ज़्यादातर महिलाएं जैसे उपवास व्रत आदि में ज़्यादा बिलीव करती हैं, अपना भोजन समय पर नहीं ग्रहण करती हैं। ज़्यादातर व्रत उपवास की वजह से भूखे रहने पर भी अगर पोषक तत्व किसी को नहीं मिल पा रहे हैं तो पोषक तत्वों की जो है वो हमारे शरीर में कमी हो जाती है, और कमी के कारण जो रक्त अल्पता यानी कि रक्त की कमी हो जाती है, तो उसी स्थिति को एनीमिया भी कह सकते हैं। रक्त अल्पता यानी कि एनीमिया रोग होना। एनीमिया जो है वो हमारे शरीर में खून की कमी को दर्शाता है, यानी कि व्यक्ति के शरीर में अगर खून की कमी होगी तो उस व्यक्ति को एनीमिक पेशेंट हम कह सकते हैं। लाल रक्त कणिकाओं की संख्या में कमी या रक्त कणिकाओं में हीमोग्लोबिन की कमी हो जाना ही रक्त अल्पता कहलाता है। अब हमने पढ़ा था कि लाल रक्त कणिकाएं जो हैं वो रक्त का रंग लाल बनाती हैं, लेकिन अगर हमारे शरीर में पोषक तत्व लंबे समय से नहीं मिल पा रहे हैं तो ऐसी स्थिति में जो आरबीसी है यानी कि लाल रक्त कणिकाएं हैं, इनकी जो हमारे शरीर में कमी हो जाती है, या हीमोग्लोबिन की कमी होने पर, हीमोग्लोबिन जो है आरबीसी के अंदर ही पाया जाता है, तो अगर इस तत्व की कमी हो जाती है तो हमारे शरीर में जो रोग देखा जाता है उस रोग को हम रक्त अल्पता कह सकते हैं। इसका जो प्रमुख कारण है वो है अधिक रक्तस्राव होना। कई बार जैसे दुर्घटना हो गई, चोट लग गई, तो ऐसी स्थिति में अगर हमारे शरीर से अधिक मात्रा में रक्त का बहाव हो गया तो उसके कारण भी रक्त अल्पता रोग हो सकता है। दूसरा, जैसे कि भोजन में अगर हम लोह पदार्थ नहीं ले रहे हैं, विटामिन नहीं ले रहे हैं, विटामिन B12 जो होता है वो कमी होने पर, या जो फॉलिक अम्ल की जो कमी होने पर रक्त अल्पता रोग हो सकता है। लाल रक्त कणिकाओं का अधिक मात्रा में विनाश हो जाना। कई बार ऐसा होता है कि हमारे शरीर में आरबीसी की जो हमारे शरीर में आवश्यकता होती है, अगर वो आरबीसी उतनी ही मात्रा में हमारे शरीर में निर्माण नहीं हो पा रहा है, या जो आरबीसी उपस्थित है वो लंबे समय से बार बार विनाश होता जा रहा है, उनकी संख्या में कमी होती जा रही है, तो ऐसी स्थिति में भी जो रक्त अल्पता रोग की स्थिति को देखा जा सकता है। अस्थि मज्जा में दोष तथा विकार उत्पन्न हो जाने से रक्त अल्पता रोग हो जाता है। अगर अस्थि मज्जा में यानी कि बोन मेरो के अंदर अगर किसी प्रकार का कोई विकार उत्पन्न हो गया तो जो रक्त कणिकाएं हैं उनका निर्माण नहीं हो पाता है, उसकी वजह से भी जो रक्त अल्पता रोग देखा जा सकता है। लाल रक्त कणिकाओं के मर जाने के कारण भी रक्त अल्पता रोग होता है। हमने पढ़ा था कि आरबीसी का जो जीवन काल होता है 80 से 120 दिन का ही होता है, यानी कि 80 से 120 दिन के पश्चात जो आरबीसी है वो स्वतः ही नष्ट होना शुरू हो जाती है। अगर आरबीसी स्वतः ही नष्ट होने लगती हैं और नष्ट होने पर वापस उनकी जो मांग है वो पूरी नहीं हो पाएगी हमारे शरीर में, यानी कि जो नई आरबीसी का जो निर्माण होना चाहिए था अगर वो नहीं हो पा रही है, तो ऐसी स्थिति में भी गंभीर रक्त अल्पता रोग देखा जा सकता है। बार बार रक्तदान करने से अगला जो कारण है वो है, जैसे कि बार बार अगर कोई व्यक्ति बार बार रक्तदान करता है, यानी कि दूसरे व्यक्तियों को रक्त को डोनेट करता है, तो उसके शरीर में भी जैसे एनीमिया देखा जा सकता है। विभिन्न प्रकार के रोग हो जाने पर अगर कोई व्यक्ति लंबे समय से बार बार किसी बीमारी से ग्रसित होता है, यानी कि कोई संक्रमित रोग बार बार उसके शरीर में हो रहे हैं, क्षय रोग है, मलेरिया है, डायरिया है, या टाइफाइड जैसे पीलिया रोग है, तो ऐसी स्थिति में भी जैसे कि उनके शरीर में रक्त अल्पता रोग को हम देख सकते हैं।
बार बार गर्भ धारण करने से, यानी कि अगर कई बार ऐसा होता है कि महिलाएं बार बार गर्भ धारण कर रही हैं, यानी कि एक शिशु से दूसरे शिशु के मध्य में अगर लंबा गैप नहीं रखा जाता है, यानी कि बार बार गर्भ धारण हो रहा है, 4 से 5 शिशु उत्पन्न हो गए, 6-7 हो गए, ऐसी स्थिति में क्या होता है कि वो अपना जो पोषण, उसकी जो मांग है उसके शरीर की, वो पोषक तत्वों को पूरा ग्रहण नहीं कर पाएगी, और जो उसका शिशु के विकास में जो उसके पोषण चाहिए वो अपने शरीर से सारा शिशु उससे ग्रहण कर लेता है। लेकिन जो उसकी स्वयं की जो हमारी मांग रहती है, यानी कि एक महिला की जो स्वयं की अपने शरीर के लिए मांग है, अगर वो पूरा नहीं कर पा रही है, या जैसे पोषक तत्व पूरे ग्रहण नहीं कर पा रही, समय पे भोजन नहीं कर पा रही हैं, तो ऐसी स्थिति में भी उस महिला को रक्त अल्पता से ग्रसित हम देख सकते हैं। या फिर कई बार ऐसा होता है कि बार बार गर्भ धारण करने की वजह से गर्भपात हो जाते हैं, या फिर ऑपरेशन हो जाता है, तो ऑपरेशन के समय भी किसी महिला के शरीर से बहुत अधिक मात्रा में जैसे कि रक्त का बहाव हो जाता है, या गर्भपात के समय शिशु के गिरने की वजह से या शिशु के मर जाने की वजह से भी अधिक मात्रा में जो रक्त का है वो बहाव हो जाता है। तो ऐसी स्थिति में जो महिला हैं उनमें रक्त की कमी देखी जा सकती है। अगला रहेगा ऑपरेशन। कोई भी बीमारी होने पर, या कोई गंभीर बीमारी है, या किसी चोट या दुर्घटना के कारण किसी व्यक्ति का ऑपरेशन हो जाता है, या कोई भी गर्भावस्था में ऑपरेशन हो गया, तो ऐसी स्थिति में क्या होता है कि हमारे शरीर से अधिक मात्रा में रक्त बाहर की ओर बहाव हो जाता है, तो उसकी वजह से भी किसी भी व्यक्ति में रक्त जो अल्पता रोग है वो देखा जा सकता है। अब जो रक्त अल्पता के जो प्रमुख कारण थे, एक बार हम उसको जो डायग्राम के माध्यम से देख लेते हैं। रक्त अल्पता, खून की कमी, कारण जो इसके हैं, पहला हो जाएगा बार बार गर्भधारण। अगर शॉर्ट में कहा जाए तो बार बार जैसे गर्भधारण की वजह से सही प्रकार से पोषण न लिए जाने पर भी जो रक्त अल्पता देखा जा सकता है। और अस्थि मज्जा में विकार, यानी कि अगर किसी व्यक्ति की अस्थि मज्जा यानी कि बोन मेरो में किसी प्रकार का कोई दोष है तो सही प्रकार से आरबीसी का निर्माण नहीं हो पाता है। तीसरा, आरबीसी की कमी होने पर, यानी कि लाल रक्त कणिकाओं की संख्या में लगातार होने वाली कमी के कारण भी रक्त अल्पता हो जाता है। फोर्थ, हीमोग्लोबिन की कमी, यानी कि रक्त में आरबीसी में उपस्थित हीमोग्लोबिन की कमी होने पर में अगर हीमोग्लोबिन लगातार कम हो रहा है, यानी कि जितनी उसकी मांग है वो पूरी नहीं हो पाती है, तो उस स्थिति में भी रक्त अल्पता रोग देखा जा सकता है। फिर फिफ्थ, जैसे दुर्घटना, चोट, ऑपरेशन की स्थिति। अब ऐसी स्थिति में क्या हो जाता है, शरीर से अधिक मात्रा में रक्त बहाव हो गया तो उसकी वजह से भी रक्त अल्पता रोग हो जाता है। पोषण की कमी, अगला जो कारण है वो है पोषण की कमी, यानी कि लंबे समय से अगर सही प्रकार से भोज्य पदार्थ ग्रहण नहीं किया जा रहा है, पौष्टिक पदार्थ अगर हम ग्रहण नहीं कर पाते हैं, जैसे कि दाल चावल है, रोटी सब्जी, हरी पत्तेदार सब्जी अगर सही से नहीं खाई जा रही हैं, या फिर विटामिन B12 है, या फिर पोलो तत्व की कमी अगर लंबे समय से हो रही है, फॉलिक अम्ल नहीं लिया जा रहा है, तो भी रक्त अल्पता रोग जो है वो हम देख सकते हैं। फिर है ऑपरेशन होने की वजह से, बार बार ऑपरेशन की वजह से भी जैसे कि अधिक हो रहे हैं, ऑपरेशन अधिक होने की वजह से भी या ऑपरेशन के कारण,
तो ऑपरेशन अधिक होने या बार बार या ऑपरेशन होने की वजह से भी, जैसे कि किसी व्यक्ति के शरीर से अधिक मात्रा में रक्त का बहाव बाहर की ओर हो जाता है। और जो लाल रक्त कणिकाएं हैं उनकी जो मृत होने पर, जो 8वां कारण इसका हम देख सकते हैं, लाल रक्त कणिकाओं के मर जाने पर भी जो देख सकते हैं कि जो हमारे शरीर में है खून की कमी हो जाती है। यानी कि जो एनीमिया रोग है वो सामान्य तौर पर जो व्यक्ति के द्वारा स्वयं ही अगर किसी प्रकार का ध्यान नहीं रखा जाता है, या जैसे सही प्रकार से किसी भी स्थिति में पोषण नहीं ले पाएगा कोई व्यक्ति, तो ऐसी स्थिति में जो एनीमिया रोग है वो उत्पन्न हो जाता है। एनीमिया कोई गंभीर बीमारी नहीं है, लेकिन अगर इसका समय पर कोई इलाज ना किया जाए या समय पर पोषक तत्व पोषण नहीं लिया जाए तो ये स्थिति और भी आगे जाके दयनीय हो जाती है, यानी कि गंभीर रूप ग्रहण कर लेती है। और जब अगर गंभीर हो जाती है तो ऐसी स्थिति में व्यक्ति को जो ब्लड की आवश्यकता रहती है, या जैसे कि लोह जो तत्व से युक्त जो ब्लड ग्रुप जो ब्लड है वो उनको दिया जाना बहुत ही ज़्यादा जरूरी हो जाता है। तो ऐसी स्थिति में ज़रूरी है कि व्यक्ति अपना सभी तरीके से सही प्रकार से पोषण को ग्रहण करे। अगर पोषण ग्रहण नहीं किया जाएगा और अगर जैसे कि बार बार जैसे कि उसके शरीर में कमजोरी है या बार बार किसी संक्रमण रोग से वो ग्रसित होता जा रहा है, अपना पालन नहीं कर पा रहा है या पोषक तत्व ग्रहण नहीं कर पा रहे हैं, तो ऐसी स्थिति में जो है एनीमिया जो रोग है वो उत्पन्न हो जाता है। तो जो रक्त है, रक्त को अगर सामान्य तौर पे हमने पढ़ा था कि जो रक्त गहरे रंग का होता है, रक्त का बनावट हमने पढ़ ली, रक्त के कार्य पढ़ लिए। रक्त के कमी के कारण जो सबसे महत्वपूर्ण रोग है, जो रक्त अल्पता यानी कि एनीमिया कहें, ये रोग जो है वो होने वाला जो है वो रक्त की कमी के कारण, हीमोग्लोबिन जो तत्व है उसकी लंबे समय से कमी के कारण उत्पन्न हो जाता है। यानी कि अगर कोई व्यक्ति अगर एनीमिया से ग्रसित है तो वो वापस अपने सही प्रकार से पोषण को ग्रहण करके, या फिर जैसे कि जो पोषक तत्व युक्त भोजन जैसे कि हरी पत्तेदार सब्जियां ग्रहण करना, या फिर जैसे कि ये गाजर है, या फिर दूध से बनी चीज़ें हैं, एप्पल है, सेब यानी कि अनार है, इन सभी चीज़ों को ग्रहण करके, मीट खाकर भी अपने शरीर में जो रक्त की कमी है उनको दूर कर सकता है। यानी कि एक उचित पोषण को लेने के पश्चात हमारे शरीर में होने वाले रक्त की कमी को हम पूरा कर सकते हैं। तो अगर किसी भी प्रकार की कोई भी क्वेरी है, कोई क्वेश्चन है, तो आप इस नंबर पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं।